वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन उसका लाभ उठाते रहिए। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 433। आज डेट हो गई है 9 जुलाई 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय का सदुपयोग करते रहिएगा, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितने भी स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सेवा वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अपनी आवश्यकता के अनुसार आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हो। 2 स्लॉट में 7 से 13 और 20-24। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, अमेरिका जो है ना, अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन का सबसे बड़ा दान करता है और प्रतिवर्ष उसे $400 मिलियन से भी अधिक राशि प्रदान करता है। और हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र को अधिसूचित किया है। ये क्या दोनों के दोनों करेक्ट हो सकते हैं या केवल एक करेक्ट होगा? देखिए, सबसे बड़ा दान करता है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ अपनी सदस्यता वापस लेना चाहता है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, अमेरिकी प्रशासन ने औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपनी सदस्यता वापस लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र को अधिसूचित किया है। हालांकि WHO से अमेरिकी प्रशासन की वापसी अगले वर्ष तक तो संभव है ही नहीं, जिसका अर्थ है कि परिस्थितियों में बदलाव होने पर इसे रद्द भी किया जा सकता है। देखिए, बीते दिनों कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से निपटने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाने के पश्चात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को दी जाने वाली फंडिंग जो है उस पर रोक लगाने की घोषणा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहा है और संगठन ने वायरस के बारे में चीन के दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया, जिसके कारण संभवतः वायरस ने और अधिक गंभीर रूप धारण कर लिया है। अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन का सबसे बड़ा दान करता है और प्रतिवर्ष उसे $400 मिलियन से भी अधिक धनराशि जो है वो दान करता है। अमेरिका का यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रहा है और अमेरिका इससे सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। देखिए, ऐसे परिदृश्य में अमेरिका का यह निर्णय महामारी से लड़ने में वैश्विक प्रयासों को कमज़ोर कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। रेलवे बोर्ड के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, रेलवे बोर्ड जो है ना, वो भारतीय रेलवे का सर्वोच्च निकाय है। यह बोर्ड कौन सा बोर्ड? रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय के माध्यम से संसद को रिपोर्ट देता है और रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905 में कार्यकारी निकाय के रूप में। और हाल ही में डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा को रेलवे बोर्ड का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बिल्कुल करेक्ट है, पहला भी, दूसरा भी, चौथा भी और तीसरा भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। तो देखिए, डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा ने रेलवे बोर्ड के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, रेलवे स्वास्थ्य सेवा, और वह रेलवे बोर्ड में स्वास्थ्य विभाग के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए हैं। और इससे पहले वो कहाँ थे? डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा दक्षिणी रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक के रूप में कार्य करते थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओपेक नहीं है, ओफेक 16 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, यह एक निगरानी उपग्रह है जिसे हाल ही में इजराइल के शेविट रॉकेट से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। यह उपग्रह इजराइल को अपने सैन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उच्च गुणवत्ता वाली निगरानी डेटा प्रदान करेगा। इजराइल का है क्या ये? देखिए, करेक्ट है, इजराइल का ये निगरानी उपग्रह हाल ही में इजराइल ने इसको प्रक्षेपित किया। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हाल ही में इजराइल ने एक नया उपग्रह लॉन्च किया है जो उसे अपने सैन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उच्च गुणवत्ता वाला डेटा निगरानी प्रदान करेगा। इजराइल विगत कई वर्षों से अपनी सेना की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है और ईरान समेत उन विभिन्न दुश्मन देशों पर अपनी निगरानी बढ़ा रहा है जिनकी परमाणु क्षमता इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। ओफेक 16 नामक यह निगरानी उपग्रह जो है वो इजराइल के शेविट रॉकेट से अंतरिक्ष में हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है। इजराइल जो है भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित
मध्य पूर्व का एक देश है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अमेरिका द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों के विरोध हेतु बनाए गए दंडात्मक नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बनाया गया उसका दंडात्मक अधिनियम के संदर्भ में विचार करना है हमको। देखिए, इस अधिनियम को वर्ष 2018 में लागू किया गया था, यानी 2 साल पहले। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है दंडनीय उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तरी कोरिया की आक्रामकता का सामना करना। दूसरा वाला तो करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है क्या? 2008 में ही था, करेक्ट है, ये भी दोनों करेक्ट है। तो देखिए, अमेरिका द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों के विरोध हेतु बनाए गए दंडात्मक अधिनियम जिसको बोलते हैं CAATSA, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रो सैंक्शन एक्ट को 2018 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? दंडनीय उपायों के माध्यम से ईरान को, रूस को और उत्तरी कोरिया को, उनकी इन तीनों की जो है आक्रामकता का सामना करना है। और यह जो अधिनियम है वो अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण लेन देनों में शामिल व्यक्तियों पर अधिनियम में उल्लेखित 12 सूचीबद्ध प्रतिबंधनों में से कम 5 प्रतिबंध लागू करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सिंजियांग क्षेत्र है, इसके संदर्भ में विचार करना है। देखिए, यह चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसकी सीमा मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती हैं। सिंजियांग क्षेत्र चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है, करेक्ट है। इसकी सीमा मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती हैं, ये भी करेक्ट है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, सिंजियांग क्षेत्र जो है, सिंजियांग को आधिकारिक तौर पर सिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र कहा जाता है। यह चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसकी सीमा मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती हैं। काराकोरम, कुनलुन और तियान शान पर्वत सिंजियांग क्षेत्र की सीमाओं के साथ साथ इसके दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में भी व्याप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हांगकांग को लेकर चीन का नया राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक जो है, कानून जो है, अभी 7 जुलाई 2020 को 2 दिन पहले प्रभावी हो चुका है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से प्रावधान है, इसके संदर्भ में कौन कौन से सही है। इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। पहला है, कुछ विशेष परिवहन वाहनों एवं उपकरणों को नुकसान पहुंचाना आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। यदि हांगकांग की जनता ऐसा करती है, जैसे कुछ परिवहन वाहनों को और उपकरणों को नुकसान पहुंचाती है, तो भाई वो आतंकवादी हैं, ऐसा चीन का कहना है इस नए विधेयक के द्वारा जो 7 जुलाई 2020 को पारित हुआ। और दूसरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को हांगकांग का कोई भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आतंकवादी गतिविधियों एवं विदेशी सुरक्षा बलों के साथ मिलीभगत करने पर उन्हें आजीवन कारावास भी हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सारे के सारे प्रावधान हैं। इसके अलावा और भी प्रावधान है, अभी चर्चा करेंगे उन पर। तीनों करेक्ट हैं फिलहाल। देखिए, हांगकांग को लेकर चीन का नया राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक अभी 7 जुलाई 2020 को प्रभावी हो गया। वहीं चीन के इस कदम को लेकर हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों के विरोध प्रदर्शन को देखा और देखते हुए हांगकांग एवं चीनी अधिकारियों का कहना है कि नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है ना, वो हांगकांग सरकार और चीनी विरोधी प्रदर्शनकारियों की खाई को उजागर करेगा। और अब देखिए, नए राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक में कौन कौन से प्रावधान है, एक बार नज़र डाल लीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को हांगकांग का कोई भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और क्या कर सकते हैं इसमें? आतंकवादी गतिविधियां एवं विदेशी सुरक्षा बलों के साथ मिलीभगत करने पर आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी। और चीनी सरकार के पास हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में दखलंदाजी करने का भी अधिकार रहेगा। अधिकार एवं स्वतंत्रता, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी शामिल है, वे नए कानून के अनुसार संरक्षित होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनियों या समूहों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनका संचालन निलंबित भी किया जा सकता है। और क्या होगा? कुछ विशेष परिवहन वाहनों एवं उपकरणों को यदि नुकसान पहुंचाया तो तुम लोग आतंकवादी। और स्थानीय अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा
को खतरे में डालने वाले व्यक्तियों की जांच कर सकते हैं और उनका फ़ोन टैप भी कर सकते हैं। यह कानून हांगकांग के स्थायी एवं गैर स्थायी निवासियों पर लागू कर दिया है इन्होंने। इस कानून के तहत अपराधों से संबंधित संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। तो ये सब कुछ किया है, चीन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहे M1 और F1 क्या हैं? एक प्रकार के कोई स्टूडेंट वीज़ा हैं क्या? हेलीकॉप्टर है क्या? विमान वाहक पोत है या फिर सतह से सतह में मार करने वाली कोई सबसोनिक मिसाइल है क्या? देखिए M1 F1 है वीज़ा। क्या है ये? एक स्टूडेंट वीज़ा है। कौन देता है इनको? USA की सरकार देती है। तो देखिए F1 वीज़ा एक प्रकार का स्टूडेंट वीज़ा है जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, उच्च शैक्षणिक संस्थान में, प्राथमिक विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में पूर्णकालिक छात्र के रूप में दाखिला लेने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति देता है। M1 वीज़ा भी एक प्रकार का स्टूडेंट वीज़ा ही है जो मुख्य तौर पर गैर शैक्षणिक या पेशेवर अध्ययन के लिए जारी किया जाता है। तकनीक और पेशेवर कार्यक्रमों के लिए M1 वीज़ा धारकों को अपने अध्ययन के दौरान कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती। तो इसमें नहीं दी जाती, याद रखिएगा। M1 और F1 है क्या? ये स्टूडेंट वीज़ा हैं। देखिए हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की है कि आगामी समय में यदि अमेरिका के विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को अपनाते हैं तो संभवतः अमेरिका में पढ़ाई कर रहे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। अमेरिका में तो दुनिया भर के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, यानी अब क्या घर बैठकर पढ़ेंगे सबके सब? देखिए किताबों के मामले में टीचर समझा सकता है ऑनलाइन, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, जैसे सिंगिंग हो गया, संगीत के क्षेत्र वाली हो गई, और क्या हो गई, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई। और फिर भी क्लास का माहौल एक अलग रहता है, ऑनलाइन पढ़ना अलग रहता है। एक ज़मीनी स्तर की तो पढ़ाई वहीं होगी ना, 1 से 12 तक या और भी बड़ी कक्षाएं। चलिए, तो ये सब कुछ हो रहा है। सब कुछ किसके चक्कर में हो रहा है? इस कोरोना वायरस कोविड-19 के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि द्वारा निर्धारित किए गए क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सत्य है? आधार रेखा यानी बेसलाइन, और दूसरा है आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर, और तीसरा है प्रादेशिक सागर में यानी टेरिटोरियल सी, और चौथा है सन्निहित क्षेत्र यानी कंटीजियस जोन। अब इनके सामने लिखा होगा इनके बारे में, इनमें से कोई एक पक्का गलत होगा क्योंकि 4 स्टेटमेंट है, उपरोक्त में से कोई नहीं भी नहीं है। तो बेसलाइन क्या है? देखिए यह तट के साथ साथ तटवर्ती क्षेत्रों, यह तट के साथ साथ तटवर्ती देश द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त निम्न जल रेखा है। इंटरनल वाटर्स क्या है? यह बेसलाइन की भूमि के किनारे पर होता है तथा इसमें खाड़ी और छोटे खंड शामिल होते हैं। और टेरिटोरियल सी क्या है? यानी प्रादेशिक सागर, यह बेसलाइन से 12 समुद्री मील की दूरी तक विस्तारित होता है। और सन्निहित क्षेत्र कंटीजियस जोन क्या है? इस क्षेत्र का विस्तार बेसलाइन से 24 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है। तो बेसलाइन से रिलेटेड सही है यहाँ पर। यह तट के साथ साथ तटवर्ती देश द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त निम्न जल रेखा है। इंटरनल वाटर के लिए भी सही है। यह बेसलाइन की भूमि के किनारे पर होता है और इसमें खाड़ी एवं छोटे खंड शामिल होते हैं। यह डी भी सही है। कंटीजियस जोन, इस क्षेत्र का विस्तार बेसलाइन से 24 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है। ये सी वाला गलत है। प्रादेशिक सागर टेरिटोरियल सी जो है यह बेसलाइन से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक विस्तारित होता है, 22 नॉटिकल मील तक नहीं। तो देखिए जो प्रादेशिक सागर है, टेरिटोरियल सी जो है, वो बेसलाइन से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक विस्तारित होता है, समुद्री मील, नॉटिकल मील मतलब। और प्रादेशिक समुद्र पर तटीय देशों की संप्रभुता और न्यायाधिकार का क्षेत्र है ये। और ये अधिकार न केवल समुद्री सतह पर बल्कि समुद्री आधार हवाई क्षेत्र तक विस्तृत होते हैं। लेकिन तटीय क्षेत्रों में तटीय देशों के अधिकतर प्रादेशिक समुद्र से गुजरने वाले सामुद्रिक मार्गों के मामले में सीमित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से जूनोटिक रोगों में वृद्धि के कारक हैं? कौन कौन से कारक हैं जो जूनोटिक रोगों में वृद्धि करते हैं? देखिए पशु प्रोटीन की बढ़ती मांग, गहन और अस्थिर खेती में वृद्धि, वन्य जीवों का बढ़ता उपयोग और शोषण, और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव। देखिए बिल्कुल ये चारों के चारों जो हैं वो जूनोटिक रोगों की वृद्धि के कारक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4।
तो बात करें जूनोटिक रोग होते क्या हैं, तो देखिए ऐसे रोग जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं उन्हें जूनोटिक या फिर जूनोसिस रोग कहा जाता है। जूनोटिक संक्रमण प्रकृति या मनुष्यों में जानवरों के अलावा, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, जूनोटिक रोग या जूनोटिक संक्रमण प्रकृति या मनुष्यों में जानवरों के अलावा बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के माध्यम से फैलता है। HIV एड्स हो गया, इबोला हो गया, मलेरिया हो गया, रेबीज़ हो गया और वर्तमान में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 जूनोटिक संक्रमण के कारण फैलने वाले रोग हैं। एक प्रश्न पूछा है थंबनेल पर, उसका आंसर आपको मिल गया होगा। अब देखिए जूनोटिक रोगों में वृद्धि के लिए 7 कारकों को चिन्हित किया गया है। वो कौन कौन से हैं 7 कारक? पशु प्रोटीन की बढ़ती मांग, प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग, वन्यजीवों का बढ़ता उपयोग और शोषण, जलवायु परिवर्तन संकट, यात्रा और परिवहन और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव और गहन और अस्थिर खेती में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है जो नैरोबी में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, और यह विश्व में खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन में पशुधन की भूमिका के संदर्भ में विश्व स्तर पर भागीदारी के साथ मिलकर कार्य करता है। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए पहला वाला करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है जो नैरोबी यानी केन्या में स्थित है। 1994 में हुई थी इसकी स्थापना, और तीसरा वाला भी करेक्ट है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। यह केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है, और यह विश्व में खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन में पशुधन की भूमिका के संदर्भ में विश्व स्तर पर भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करता है। तो ये 10 प्रश्न थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के प्रश्न। किस तरह के प्रश्न? जैसे जूनोटिक रोगों को फैलाने वाले कारक, या फिर कौन कौन से होते हैं जूनोटिक रोग, सिविल सेवा में पूछा जा सकता है ये सब कुछ। तो आज के टेस्ट में एक चीज़ कॉमन थी, क्या थी? अधिकतर प्रश्नों के जो है वो सभी उत्तर सही हो गए, मतलब उपरोक्त सभी जो है वो सही हो गए। चलिए धन्यवाद।